स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बात 2 भर्तियों को लेकर करेंगे। नवरात्र का आज पहला दिन था और पहले दिन पर ही राहत भरी खबर अभ्यर्थियों के लिए निकलकर सामने आई है। 2 भर्तियों का ऐलान हो गया है। एक तरह से विज्ञापन इनके लिए जारी कर दिए गए हैं। कौन कौन सी भर्तियों से संबंधित जानकारी हम लेकर आए हैं, बिल्कुल बुलेटिन के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा ये जानने के लिए। दूसरी बड़ी बात हम उस मामले को लेकर करेंगे जहां कर्मचारी ये मांग उठा रहे हैं कि नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ दिया जाए। आज मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। इसमें कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं और एक राय भी सरकार की ओर से मांगी गई है। ये दरअसल लॉ सेक्रेटरी से इन्होंने राय मांगी है। अब क्या अगला कदम इसमें सरकार की ओर से उठाया जा सकता है, इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू आज कहां थे, क्या कुछ स्टेटमेंट्स उनकी ओर से दी गई है और अगले कल कहां मुख्यमंत्री होने वाले हैं, इस बारे में भी जानकारी हम आपके लिए लाए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे। मॉनसून ने क्योंकि विदाई ले ली है और मॉनसून की विदाई के साथ ही पारा एक दफा फिर बढ़ने लगा है। दरअसल ये 12 शहरों का तापमान 30 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। 3 शहर ऐसे हैं जो कि ऊना और कांगड़ा में है। 35 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर यहां तापमान दर्ज किया गया है। अभी 7 अक्टूबर तक बारिश के दूर दूर तक कोई भी आसार नहीं जताए गए हैं, जिस वजह से आने वाले दिनों में भी अब यहां टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि मॉनसून ने विदाई ले ली है। अब बारिश नहीं होगी, अगर होती भी है तो हल्की बूंदाबांदी होगी और 7 अक्टूबर तक फिलहाल ऐसे कोई आसार है नहीं। देखिए, लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से ये तैयारी की जा रही है कि किसी तरह से नशा माफिया पर शिकंजा कसा जाए, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है और लगातार यहां मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। अब ये शिमला आईएसबीटी की जानकारी सामने आई है, जहां 2 नेपाली मूल के व्यक्तियों को पकड़ा गया है। आधा किलो से ज्यादा अफीम इनसे जब्त की गई है। ये गुप्त सूचना के आधार पर बालूगंज थाना की पुलिस वहां गश्त पर गई थी। जैसे ही इनकी नजर नेपाली मूल के व्यक्तियों पर पड़ी तो दोनों व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गए। जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की और इनकी तलाश ली तो उसके बाद आधा किलो से ज्यादा अफीम इनसे बरामद हुई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है और इनके बैकवर्ड लिंक्स भी खंगाले जा रहे हैं। किसे सप्लाई करने के लिए आईएसबीटी में पहुंचे थे, ये भी जानकारी पुलिस की ओर से ली जा रही है। देखिए, बिलासपुर में एडवेंचर बढ़ने वाला है, क्योंकि पहले गोविंद सागर झील में क्रूज मंगवाया गया था। हालांकि अभी तक इसका शुभारंभ नहीं हो पाया है, लेकिन अब इसके बाद शिकारा बोट भी वहां पहुंच गई है और वहां के लोगों को इससे रोजगार मिल पाएगा। साथ ही साथ पर्यटकों के लिए ये कुछ नए कदम उठाए गए हैं। स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म एक्टिविटी को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, पर्यटकों को कैसे हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित किया जा सके, क्योंकि बिलासपुर में फिर अगर पर्यटकों की संख्या की बात करें काफी कम नजर आते हैं। लेकिन अब गोविंद सागर झील में जहां क्रूज का लुत्फ एक तरह से पर्यटक उठा पाएंगे, वहीं शिकारा बोट का लुत्फ भी ये उठा सकते हैं और मनोरंजन बढ़ाने के लिए वहां पर कई ऐसी एक्टिविटी शुरू की जा रही है। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने इसका निरीक्षण कर लिया है, जो कि शिकारा बोट वहां पर पहुंची है और एक तरह से इसका ट्रायल रन किया गया, जो बिल्कुल सफल रहा। इसके बाद मुख्यमंत्री सुक्खू शिकारा बोट और क्रूज का शुभारंभ करने के लिए वहां पहुंचने वाले हैं और फिर आम लोगों के लिए और पर्यटकों के लिए ये समर्पित कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में लगातार सरकार की ओर से टूरिज्म एक्टिविटीज बढ़ाई जा रही हैं। कारण ये है कि यहाँ पर पर्यटकों की तादाद अब सरकार बढ़ाना चाहती है। इसलिए कैसे हिमाचल के लिए आकर्षित किया जा सकता है पर्यटकों को, इसके लिए छोटे बड़े कदम हम रोजाना देख रहे हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के संबंधित जिलों में और वहां के जो कुछ क्षेत्र हैं जहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है, वहां के लिए कुछ नए निर्णय जरूर हो रहे हैं। एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है और इससे सबक लेने की आवश्यकता भी है। हिमाचल प्रदेश के जुब्बल में दंपति ने जहर दे दिया परिवार के लोगों को। दरअसल ये नेपाली मूल के हैं दंपति और 5 दिन पहले ही जुब्बल के एक परिवार को मिले, जहां परिवार ने इन्हें नौकरी पर रख लिया। जो महिला थी दंपति में, उसे खाना बनाने का काम दिया गया और जो महिला का पति था सेब बगीचा संभाल रहा था घर के केयर टेकर के साथ। इन दोनों ने प्लानिंग की कि क्यों ना घर वालों को लूट लिया जाए और महिला ने खाने में जहर मिला दिया। परिवार में 3 लोग उस वक्त मौजूद थे, एक केयर टेकर और दूसरे सास बहू। तीनों ने वो खाना खाया, जिसके बाद ये बेहोश हो गए। गनीमत ये रही कि घर की जो छोटी बेटी थी उसने खाना नहीं खाया था। सुबह के वक्त जब उसने देखा कि घर के लोग तो बेहोश पड़े हैं, बेसुध हालत में हैं, तो आसपास के लोगों को बेटी की ओर से बुलाया गया
और फिर इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। शुरुआती तौर पर ये काफी ज्यादा गंभीर हालत में थे, लेकिन अब खतरे से बाहर आ गए हैं। लेकिन सबक लेने की आवश्यकता है। ये नेपाली मूल के दंपति थे जिनकी ओर से पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया और आभूषण लेकर, कुछ नकदी लेकर ये फरार हो गए हैं। अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाए हैं। जुब्बल में पुलिस का कहना है कि इन्हें ढूंढा जा रहा है, जल्दी ही तलाश लिया जाएगा और उसके बाद अगली कार्रवाई भी इन पर होने वाली है। कृष्णा और ईशा नाम के ये दंपति हैं और देखिए किस तरह से इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा। पहले वहां काम करने के लिए आए, 4 से 5 दिन तक ईशा नाम की महिला ने खाना बनाया और फिर खाने में जहर मिला दिया गया और परिवार के लोगों को मारने की एक तरह से इसने कोशिश की। जहरीला पदार्थ खाने के लिए दे दिया था। इससे इन 3 लोगों की जान भी जा सकती थी, जिसमें एक घर का केयर टेकर था और एक सास थी, एक बहू थी। एचआरटीसी कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दे दिया है। अब ये रुकने वाले नहीं है क्योंकि इनकी मांगों पर गौर सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा है। दरअसल 14 अक्टूबर को इनकी ओर से गेट मीटिंग बुलाई गई है। ये बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे सभी एचआरटीसी यूनिट्स पर और उसके बाद 16 अक्टूबर को ये शिमला मुख्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचने वाले हैं। ये एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष की ओर से चेतावनी दी गई है। इनका कहना है कि अभी तक एचआरटीसी को रोडवेज का दर्जा नहीं दिया गया है। दूसरी बात, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। सही से अब उनकी पेंशन नहीं दी जा रही है, उचित समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। तीसरी बात इन्होंने ये कही है कि ओवर टाइम की अदायगी भी अभी तक इन्हें नहीं हो पाई है। पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, जीपीएफ, मेडिकल रिवर्समेंट जैसे कई बड़े लाभ है जो कि इन्हें नहीं दिए जा रहे हैं। पीस मिल वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं लाया जा रहा है। इसके अलावा वेतन विसंगति दूर नहीं की है। बहुत सारे पद रिक्त पड़े हैं एचआरटीसी में, वो नहीं भरे जा रहे हैं, जिस वजह से 16 अक्टूबर को शिमला मुख्यालय का ये घेराव करेंगे। बड़ा प्रदर्शन इनकी ओर से शिमला में किया जाएगा और 14 अक्टूबर को उससे पहले एचआरटीसी यूनिट्स में भी इनकी ओर से धरना दिया जाएगा और गेट मीटिंग करेंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अगले कल ईसीयू और कोर्ट के चुनाव हैं। इसके लिए तकरीबन 5 उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। देखिए सुबह 10 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा, दोपहर तक चलेगा और शाम को फिर ये नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। इस बार 5 उम्मीदवार हैं जिसमें 3 नए हैं और 2 पुराने उम्मीदवार हैं। कांग्रेस और माकपा एक साथ हो गई है, एकजुट होकर इन्होंने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा अगर हम सभी प्रत्याशियों को लेकर जानकारी दें तो कांग्रेस और माकपा ने गठबंधन कर देवेंद्र कुमार को उम्मीदवार बनाया है। इसी सदस्य पद के लिए कांग्रेस और माकपा समर्थित गुट ने सुनील दत्त को उम्मीदवार बनाया है और भाजपा समर्थित गुट ने प्रेमराज को मैदान में उतारा है। इसके अलावा इस पद पर मोहनलाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक श्रेणी के कर्मचारियों में से ईसी और कोर्ट सदस्य चुनने के लिए हो रहे चुनाव में 824 कर्मचारी कुल मिलाकर मतदाता हैं। अगले कल के लिए इंतजार करना होगा क्योंकि काफी ज्यादा रोचक ये मुकाबला फिलहाल माना जा रहा है और सुबह 10 बजे से वोटिंग का सिलसिला क्योंकि शुरू होने वाला है, तो जैसी भी अपडेट रहेगी बिल्कुल हम आपके साथ साझा करेंगे। छात्रों से जुड़ी एक अहम अपडेट है। वो छात्र जो स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं लेकिन आवेदन अभी तक नहीं किया है, उनके पास बहुत कम समय है। ये 31 अक्टूबर तक डेडलाइन दे दी गई है। इन्हें स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर कैसे भी कर सकते हैं और इस बार ये उच्चतर शिक्षा निदेशक की ओर से साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि ये तिथि एक्सटेंड नहीं करेंगे क्योंकि बार बार डेट एक्सटेंड करनी पड़ती है, छात्र मानते नहीं है, जिस वजह से अगली प्रक्रिया में लेट लतीफी हो जाती है। 31 अक्टूबर मतलब 31 अक्टूबर तक ही इन्हें यहाँ पर आवेदन करने होंगे। उसके बाद छात्र स्कॉलरशिप से वंचित रह जाएंगे अपनी लापरवाही के चलते, क्योंकि अब की बार अगर रिक्वेस्ट भी आती है तो भी डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी। नियमों में ये बदलाव किया गया है। दूसरी बात, केंद्र से मिलने वाली स्कॉलरशिप के लिए जरूरी है कि अकाउंट्स को ये आधार कार्ड के साथ लिंक किया जाए, यानी कि बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना होगा और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से ये पहले निर्देश दिए गए थे। कई ऐसे छात्र रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक अपना आधार बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं किया है और आने वाले समय में ये अपनी छात्रवृत्ति से वंचित रह सकते हैं अपनी भारी लापरवाही के चलते। अभी देखिए, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए मात्र 25,000 छात्रों में से 10,000 ने ही आवेदन किया है, जबकि 31 अक्टूबर की तिथि भी अब ज्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 31 को ही ये सभी आवेदन कर दे, 31 तक ही आवेदन पूरे कर दे। नहीं होता है तो उसके बाद तिथि एक्सटेंड नहीं की जाएगी। ये हम प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए जानकारी लेकर आए थे, यानी कि ये दोनों कैटेगरीज हैं, प्री मैट्रिक भी और पोस्ट मैट्रिक वाले छात्र भी ध्यान से इस बात को सुन ले।
आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फिर हरियाणा में ही यहाँ चुनावी प्रचार प्रसार किया है और बड़ी बात इनकी ओर से ये कही गई है कि 10 साल के बाद भाजपा के कुशासन से वहां पर लोगों को छुटकारा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि 5 अक्टूबर को जब वोटिंग की जाएगी तो उसमें ध्यान रखा जाए इस बात का, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। ये हरियाणा वासियों से इनकी ओर से बड़ी बात कही गई है। दूसरी जानकारी इन्होंने ये दी है, ये क्योंकि आज देखिए चरखी दादरी में गए थे और चरखी दादरी में ही इनकी ओर से ये कुछ तमाम बातें कही गई हैं। हालांकि पिछले कल भी इन्होंने प्रधानमंत्री की बात का जवाब दिया था और आज भी दिया है कि प्रधानमंत्री को हिमाचल की याद तभी आती है जब चुनाव नजदीक होते हैं। उस वक्त वो हिमाचल का जिक्र जगह जगह करते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा के दौरान उन्होंने हिमाचल को क्या दिया इसका उल्लेख भी उन्हें करना चाहिए। तीसरी बात मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से ये कही गई है कि अभी हरियाणा की हवा यही बता रही है, यहां पर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। लेकिन अच्छा होगा, क्योंकि ये जब दादरी में चुनाव कर रहे थे तो वहां इनकी ओर से ये भी कहा गया कि अच्छा होगा यहां सरकार बनने के साथ विधायक भी कांग्रेस का आए तो फिर डबल विकास हो पाता है और दोगुनी रफ्तार से यहां पर विकास हो पाएगा। 20 महीने में हिमाचल सरकार ने 10 गारंटियों में से 5 को पूरा कर दिया है। ये उल्लेख भी उन्होंने हरियाणा में आज किया था चरखी दादरी में, और ये बात भी उनकी ओर से दादरी में कही गई कि 10 गारंटियों में से 5 गारंटी पूरी कर ली गई है, जिसमें महिलाओं को 1500 दे दिए गए हैं, ओपीएस बहाल हो गई है, 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना बेरोजगारों के लिए लाई गई है ताकि रोजगार के अवसर उनके लिए पैदा किए जा सके। और चौथी बात, किसानों के लिए, बागवानों के लिए, पशुपालकों के लिए जो कदम उठाए गए हैं ये भी जानकारी उनकी ओर से दी गई है। डे बोर्डिंग स्कूल्स का निर्माण हो रहा है, ये सब कुछ वर्तमान सरकार ने किया है। वर्तमान सरकार ने परिवर्तन किया है और वैसा ही परिवर्तन अब हरियाणा में भी होगा, लेकिन ये लोगों पर निर्भर करता है कि वो 5 अक्टूबर को मतदान के वक्त क्या सोचते हैं। और ये जरूरी हो गया है कि वो कांग्रेस को ही वोट दे, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां फिर इन्हें भुगतने वाली हैं। ये भी आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से बड़ी स्टेटमेंट वहां पर दी गई है। विकास में कोई कमी नहीं रहेगी अगर कांग्रेस की सरकार वहां बनती है। पिछले कल भी कुछ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री ने किया था और आज भी जब ये दादरी पहुंचे थे, चरखी दादरी में, वहां भी इनकी ओर से यही बातें कही गई। हालांकि इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और अगले कल ये दिल्ली में ही होंगे। अगर अगले टूर को लेकर हम बात कहें तो कंफर्मेशन आ गई है कि फिलहाल अगला कल इनका जो है दिल्ली में ही बीतने वाला है। स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी पर देखिए अभी बैठक हो रही है विधानसभा में और इसमें भाजपा कांग्रेस दोनों नेताओं को शामिल किया गया है, क्योंकि विधानसभा में ही ये गूंज उठी थी कि स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बननी चाहिए। कुछ एक टी स्टॉल संचालक ऐसे हैं या फास्ट फूड का संचालन करने वाले संचालक ऐसे हैं जो अवैध रूप से अपना धंधा कर रहे हैं, जिसके बाद तय ये हुआ था कि क्यों ना पॉलिसी बनाई जाए। फिर बीच में मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से ये भी एक सुझाव दिया गया था कि नेम प्लेट्स भी लगाई जा सकती हैं। फिलहाल आज बैठक हो रही है विधानसभा में और अब ये नेम प्लेट्स लगाई जाएंगी स्टॉल के बाहर या नहीं, इस पर निर्णय आने वाला है। भाजपा की ओर से इसमें रणधीर शर्मा हैं और 2 मंत्री भी फिलहाल क्योंकि इस समिति में रखे गए हैं, जो कि स्ट्रीट वेंडर समिति बनाई गई थी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और मंत्री विक्रमादित्य सिंह की मौजूदगी में भी देखिए ये बैठक हो रही है और हर किसी की निगाह इस पर बनी हुई है, क्योंकि सीधे तौर पर इस मामले के तार जुड़े हुए हैं अवैध मस्जिद निर्माण से। सबसे पहले मस्जिद में जो अवैध निर्माण हो रहा था संजौली में, ये मामला गूंजा। उसके बाद फिर जगह जगह प्रदर्शन हुए जहां लोगों ने ये दावा किया है कि लगातार हिमाचल प्रदेश में संख्या बढ़ी है मस्जिदों की और जहां पर अवैध रूप से निर्माण हुआ हो। तो उसके बाद मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि फिर यहां स्ट्रीट वेंडर्स पर भी सवाल उठने लगे। इसके लिए समिति का गठन हुआ जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों नेताओं को शामिल किया गया है। फिलहाल अब यहां सर्वसहमति से जो भी डिसीजन होगा बिल्कुल हम आपके साथ साझा करेंगे और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए आप कल हमारा न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में जो निर्णय होता है और क्या जानकारी यहां पर दी जाती है लीडर्स की ओर से, वो बिल्कुल न्यूज़पेपर में हम आपके साथ साझा करेंगे। देखिए बवाल मच गया है गिरी खड्ड में जो सफेद तरल पदार्थ पाया गया है उसके बाद। हालांकि इसकी गूंज सिर्फ ठियोग तक नहीं है बल्कि ठियोग से शिमला तक आज चर्चा बनी हुई है कि क्या गंदा पानी शिमला में सप्लाई किया जा रहा है। यह सफेद तरल पदार्थ आया कहां से गिरी खड्ड में, और यहीं से क्योंकि पानी की सप्लाई आगे होती है तो ये लोगों के लिए कहीं जानलेवा तो नहीं है। पिछले कल से लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। हालांकि वीडियो कुछ दिन पहले से ही वायरल होना शुरू हो गई थी और अब उसके बाद यहां एचपीएमसी को नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
जिसमें ये बात भी पता चली है कि एप्पल प्रोसेसिंग प्लांट चल रहा था, लेकिन इसमें एफ्लुएंट बंद थी। एफ्लुएंट बंद होने की वजह से ये सफेद तरल पदार्थ बाहर आया है। तो ये झाग वाला पानी आखिरकार क्या है, क्या लोगों के लिए जानलेवा तो नहीं है? इसके लिए 1 हफ्ते तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि पुणे रिपोर्ट्स भेज दी गई हैं। 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट्स आएंगी। हालांकि पानी की लिफ्टिंग यहां पर जरूर अगले कल से शुरू कर दी जाएगी। जैसे जैसे ये वीडियो वायरल होती गई और पिछले कल काफी ज्यादा बवाल मच गया, तो यहाँ पानी की सप्लाई बंद कर दी गई थी। लेकिन अगले कल से ये पानी की लिफ्टिंग फिर शुरू की जा रही है और इसमें तर्क दिया गया है ये एचपीएमसी की ओर से कि जो फ्रूट इंडस्ट्री है उसमें कोई भी ऐसा केमिकल वाला पदार्थ यूज नहीं किया जाता है जिससे लोगों को खतरा होगा। और इन्होंने ही ये तर्क भी दिया है कि जहां से सैंपल लिए गए हैं वो क्षेत्र सैंज है, यहां पर कई जगहों की गंदगी मिलती है, यानी कि फूड प्रोसेसिंग प्लांट से कोई केमिकल नहीं आया है। अगर ये सफेद तरल पदार्थ प्रोसेसिंग प्लांट का है भी तो इसमें कोई जानलेवा पदार्थ नहीं है। ये एचपीएमसी ने अपनी ओर से क्लियर करने की कोशिश की है। और वहां एक्सीएन की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो आवश्यक टेस्ट पानी के करवाए गए हैं उसके बाद मालूम ये हुआ है कि पानी पीने योग्य है। बातें ये कही जा रही है, लेकिन स्थानीय लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। आज वहां पर मेयर भी पहुंचे थे और ठियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर भी गए थे। कुलदीप सिंह राठौर का कहना है कि एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाए ताकि समय समय पर यहां पानी की जांच होती रहे। हालांकि आम लोगों ने दावा यह किया है कि जो पराला में प्रोसेसिंग प्लांट है वहीं से ही ये सफेद तरल पदार्थ आया है और एफ्लुएंट बंद था प्रोसेसिंग प्लांट में, इस वजह से ये झाग वाला पानी वहां पर बन के सामने आया है। ये अब बात यहां एचपीएमसी की ओर से कही जा रही है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जिससे जान जाएगी। एक बात ये क्लियर की जा रही है। दूसरे एक्सीएन यहां पर सामने आ गए हैं जिनका ये मानना है कि अभी तक के जो आवश्यक टेस्ट लिए गए हैं उसके बाद पता चला है कि पानी पीने योग्य ही है। तो ये कई तरह की बातें हैं। हालांकि इसमें देखिए जो पर्यावरण अभियंता हैं ललित ठाकुर, इनकी ओर से भी ये जानकारी दी गई है कि फिलहाल नोटिस एचपीएमसी को जारी कर दिया गया है, लेकिन 1 हफ्ते तक का इंतजार करना होगा क्योंकि पुणे ये सैंपल भेजे गए हैं और पानी की लिफ्टिंग इसमें बहाल कर दी गई है। लेकिन हानिकारक केमिकल्स हैं या नहीं, क्योंकि आम लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये बिल्कुल डेंजरस हो सकते हैं, इस बात को लेकर अब इंतजार करना होगा। उससे पहले ये पानी की लिफ्टिंग बहाल करना कितना उचित है, इस पर कई तरह के सवाल अभी उठाए जा रहे हैं और स्थानीय विधायक भी फिलहाल इसके हक में नजर नहीं आ रहे हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन था और 2 भर्तियों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सबसे पहले बात उस भर्ती को लेकर करेंगे जिसके पद विज्ञापित कर दिए गए हैं। ये हम पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बात कर रहे हैं। सरकार ने फैसला लिया था कि 1226 के करीब पद भरे जाएंगे, जिसमें 1088 पद विज्ञापित कर दिए गए हैं लोक सेवा आयोग की ओर से। बाकी के जो पद बच रहे हैं वो स्पोर्ट्स और एक्स सर्विसमैन कोटे के लिए बाकी विभागों को स्पॉन्सर कर दिए गए हैं, लेकिन इसके अलावा 1088 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें देखिए 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। पुरुष कांस्टेबल के लिए 708 पद विज्ञापित किए गए हैं, 208 इसमें अनारक्षित हैं। महिला कांस्टेबल के लिए 380 पद विज्ञापित किए गए हैं और 104 पद इसमें अनारक्षित हैं। तो ये पूरी जानकारी लेकर आए थे। 2024 में कुछ नियम तैयार किए गए हैं जिसके मुताबिक ये भर्ती होने जा रही है और इसमें स्पेशलाइज्ड ड्यूटी ही कांस्टेबल्स के लिए लिखा है। डोप टेस्ट अनिवार्य किया गया है। पहली मर्तबा इस तरह का टेस्ट होने जा रहा है कांस्टेबल भर्ती में। कमांडोज की ट्रेनिंग सबके लिए अनिवार्य कर दी गई है और बैकलॉग को भी इस भर्ती से जोड़ा गया है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों ने इसमें दावा ये किया था कि उनकी उम्र निकल रही है। जब सत्ता में काबिज हुई थी कांग्रेस, तो उस वक्त ये ऐलान किया गया था पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए, लेकिन तकरीबन अभी देखिए 20 महीने गुजर गए हैं। तो कुछ एक अभ्यर्थियों का दावा था कि उनकी तो अब उम्र निकल गई है, जिस वजह से मुख्यमंत्री सुक्खू ने ये छूट उन्हें दी थी 1 साल तक की, यानी कि उनकी पिछली उम्र को ही इसमें काउंट करते हुए छूट उन्हें दे दी जाएगी। तो ये एज लिमिट को लेकर पहले निर्णय आ गया था। इसके अलावा डोप टेस्ट को लेकर हमने आपको जानकारी दी है, अनिवार्य किया गया है। और तीसरी बात देखिए इसमें क्या है कि कमांडो की ट्रेनिंग भी इस बार अनिवार्य रहने वाली है। कुछ एक बदलाव कांस्टेबल भर्ती में जो दिखने वाले हैं। तो अब पद विज्ञापित कर दिए गए हैं लोक सेवा आयोग की ओर से, यानी कि अगली प्रक्रिया बहुत जल्दी ही अब इसमें पूरी होने वाली है, ये हम मानकर चल सकते हैं। एनटीटी भर्ती में भी एक जानकारी लाए हैं। दरअसल इसका जो ड्राफ्ट है वो आगे इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दे दिया गया है, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। हालांकि अभी तक ये निर्धारित नहीं हो पाया है समय कि कब से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 6297 के करीब इसमें कुल पद भरे जाएंगे
और इसमें 2 साल का डिप्लोमा अनिवार्य किया गया है। हालांकि कुछ महिलाएं इसका विरोध भी कर रही है, जिनका कहना है कि यहां सबसे ज्यादा संख्या उन्हीं महिलाओं की है जिनके पास 1 साल का डिप्लोमा है। लेकिन अब जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है आगे कंपनी को यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को भेज दिया गया है और इसके रिगार्डिंग ही मीटिंग भी होने वाली है, जो कि अगले कल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर लेंगे। उसमें ये स्टेटस रिपोर्ट भी रखी जाएगी कि कब से अब भर्ती शुरू हो सकती है, क्योंकि ड्राफ्ट तैयार हो गया है और आगे जारी हो चुका है। आउटसोर्स माध्यम से ये भर्ती होगी और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर का इन्हें फिलहाल दर्जा दिया गया है। इंतजार काफी ज्यादा था इस भर्ती के लिए, लेकिन शुरुआत हो गई है और अब आउटसोर्स माध्यम से ही हालांकि भर्ती होने जा रही है। कई तरह के विरोधी स्वर भी हैं। एक और आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं जो ज्यादा कोटा इसमें मांग रही हैं। दूसरी ओर महिलाओं का कहना है कि 2 वर्ष के डिप्लोमा के बजाय इसमें 1 साल का डिप्लोमा ही मान्य होना चाहिए। एक और जानकारी देना चाहेंगे, ये दरअसल बाकी एजेंडास को लेकर भी अगले कल मीटिंग होने वाली है जो कि शिक्षा विभाग से संबंधित है मामले। देखिए, इसमें एक तो बड़ी बात ये है कि अभी स्टेट अवार्ड पॉलिसी लाई जा रही है कॉलेज टीचर्स के लिए भी। ये अगले कल मीटिंग में चर्चा की जाएगी। आज हालांकि शिक्षा सचिव राकेश कंवर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, इसमें विभागीय अधिकारियों को भी बुलाया गया था और अगले कल भी ये मैटर रखा जाएगा शिक्षा मंत्री के समक्ष। दूसरी बात इसमें ये है कि जो कुछ मामले अभी तक लटके हुए हैं भर्तियों को लेकर, प्रमोशंस को लेकर, उस पर भी इसमें चर्चा होने जा रही है। एसएमसीज के लिए और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए जो निर्णय लिए गए थे उस पर आखिरकार अभी तक का क्या स्टेटस है। कंप्यूटर शिक्षकों के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी, लेकिन कमेटी बनाने के बाद अभी तक कोई बैठक हुई नहीं है। काफी महीने बीत गए हैं, ये भी चर्चा होने जा रही है। एनटीडी भर्ती को लेकर क्योंकि ड्राफ्ट आगे जा चुका है, अब कब से इसमें भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी है इस पर भी चर्चा होने जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ कुछ छात्रों को और शिक्षकों को लेकर जो कदम उठाए गए हैं, जैसे एक्सपोजर विजिट पर भेजने के लिए, ये भी चर्चा अगले कल की बैठक में होगी। कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिस पर अब ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा जा सकता है, जैसे कॉलेज टीचर को लेकर जो स्टेट अवार्ड पॉलिसी बनाई जा रही है, इसमें ड्राफ्ट तैयार कर अब आगे कैबिनेट में भेजा जाएगा और जैसे ही कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो यहां कॉलेज के टीचर्स को भी फिर अवार्ड से नवाजा जाएगा, जैसा कि अभी तक स्कूल के शिक्षकों के साथ हो रहा था। कॉन्ट्रैक्ट सीनियरिटी पर बड़ी जानकारी देना चाहेंगे। ये कर्मचारी लंबे समय से मांग उठा रहे हैं कि नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ दिया जाए। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में आज बैठक हुई है और इसमें संबंधित विभागों के साथ उन्होंने बैठक करने के बाद ये राय मांगी है लॉ सेक्रेटरी से भी कि क्या इस मसले पर अब रिव्यू पिटीशन दायर की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। आप सभी जानते भी होंगे, पहले भी कई दफा हमने आपको ये जानकारी दी है कि लेखराज और ताज मोहम्मद से संबंधित मामला कोर्ट में हारने के बाद अब एक तरह से दबाव राज्य सरकार पर बन गया है कि इस जजमेंट को लागू किया जाए, यानी कि नियुक्ति की तिथि से ही वरिष्ठता का लाभ दिया जाए। लेकिन अब लॉ सेक्रेटरी से राय ये ली गई है कि क्या इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। विचार सरकार ये कर रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ही जाया जाए और हिमाचल हाई कोर्ट में यह रिव्यू पिटीशन डिले के आधार पर पहले ही खारिज कर दी गई थी। तो अब संभावना देखी जा रही है कि मेरिट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है, लेकिन इसमें कितनी कामयाबी राज्य सरकार को मिलती है ये आने वाला समय ही हमें बताएगा। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।